देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात करेंगे पंजशीर पर कब्जे और तालिबान में फूट की। दरअसल अफगानिस्तान में पंजशीर का आखिरी किला भी ढहाया गया है। दरअसल बताया भी जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र पर भी कब्जे का दावा किया है। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। यही आखिरी इलाका था जहां अब तक तालिबान पहुंच नहीं पाया था, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को अभी भी गलत बताया गया। खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह के करीबी के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर है और तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के बारे में सहयोगी ने कहा है कि वह अभी सुरक्षित जगह पर है, किसी को छोड़कर नहीं गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में घुसने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद को लेकर दावा किया गया है कि वह पिछले 3 दिनों से तजाकिस्तान में हैं और उनकी अगुवाई में ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले एनआरएफ ने तालिबान के सामने बातचीत की पेशकश रखी थी। अपने बयान में कहा था कि तालिबान को तुरंत हमले बंद करने चाहिए और बातचीत कर मसले को हल का इसका निकालना चाहिए। दरअसल हालांकि आपको बता दें कि तालिबान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और बातचीत से मना कर दिया। तालिबान सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन सत्ता की मलाई के लिए आपस में ही फूट पड़ गई है। तमाम गुट अपने अपने हिसाब से सौदा करने में जुटे हुए हैं। हक्कानी ग्रुप और तालिबान इस्लामिक अमीरात में सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद है। इसी वजह से ही आपको बता दें कि सरकार के गठन में देरी भी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लाया जाए और सरकार में शामिल किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद हो रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ ने भी काबुल में डेरा डाल रखा है और मतभेद दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हक्कानी ग्रुप और तालिबान के बीच सुलह का मामला आईएसआई देख रहा है और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना एजेंडा सेट करने में जुटा हुआ है। अपने लोगों को सत्ता में बैठाकर वो अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है। पाकिस्तान शांति वार्ता के जरिए भी अपनी सियासत चमका रहा है। पाकिस्तान ने रविवार को चीन और ईरान सहित अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विशेष प्रतिनिधियों और दूतों के साथ डिजिटल तौर पर बैठक भी की और उसकी मेजबानी की। बैठक में चीन, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अफगानिस्तान के अंदर सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और चीन भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। वहीं भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत की तरफ से अभी कोई अहम पहल नहीं की जा रही है। दरअसल तालिबान बार बार कश्मीर पर अपने बयान बदल रहा है। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि पीएम मोदी इस महीने अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के मद्देनजर सीएम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरे पर दोनों पक्षों के बीच चीन पर भी बात करने की उम्मीद है। सवाल है कि क्या तालिबान आसानी से अफगानिस्तान में सरकार बना लेगा? क्या फूट से गृह युद्ध का अंदेशा नहीं है? चीन और अमेरिका इतने शांत क्यों हैं? पाकिस्तान का हिडन एजेंडा आखिर क्या है? मौजूदा हालात में भारत को किस तरह की डिप्लोमेसी की जरूरत है? पीएम के यूएस दौरा कितना अहम है? इसकी करेंगे पड़ताल। और इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक सज्जनहार जी आपसे है। सर क्या माना जाए, क्योंकि अगर हम पंजशीर की बात करते हैं तो पंजशीर में जाहिर तौर पर लगातार जो तालिबान है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था,
झंडा फहरा दिया गया और ये कहा गया औपचारिक तौर पर कि हाँ हमने अब पंजशीर भी जीत लिया, तो क्या अब पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है तालिबान ने, मान लिया जाए? देखिए, बात ऐसी है कि काफी खबरें, जिसे अफवाह कहा जाए या फेक न्यूज कहा जाए, वो पहले भी तालिबान कहता रहा है, वो बताता रहा है जो कितने उन्होंने पंजशीर के वहां पर फाइटर्स को, लड़ाकों को मार दिया है, कितने पर उन्होंने अभी कब्जा कर लिया है। परंतु जो पहले उन्होंने कहा है, सब ये उनके जो दावे थे ये झूठे साबित हुए हैं। अभी तो ऐसा लगता है, परंतु शुरू से मैं यही कह रहा हूं, जो ये बहुत ही अनइक्वल फाइट है, क्योंकि पंजशीर जो वैली है, हालांकि उसका टेरेन ऐसा है, बड़ा माउंटेनस है, बड़ा हिली है, बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग है और बहुत ही मुश्किल है, परंतु फिर भी वो चारों तरफ से घिरा हुआ है अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबान का पूरी तरीके से कंट्रोल है। तो अनइक्वल फाइट है और उनकी सप्लाई लाइन जो है वो बहुत ही खाली हो जाएंगी, बहुत ही खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है, जो पाकिस्तान की सहायता से, पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन से भी ऐसा अभी खबर आई है जो वहां पर अटैक किया है। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू भी भेजे हैं, अपने फाइटर्स भी भेजे हैं। कुछ जो वहां पर लोग मारे गए उनसे वहां से पाकिस्तान आईडी कार्ड मिले हैं। तो इन सबको मिलाकर ऐसे लगता है जो तालिबान ने पंजशीर का जो कैपिटल्स है और जो वहां का बाजार एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। परंतु फिर भी उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो और फाइटर्स हैं, वो सारे माउंटेनस एरियाज में चले गए हैं और अभी उन्होंने ये एक बैटल तो जीत ली हो, पर जो जंग है वो मेरे ख्याल से चलती रहेगी। और जो इनके लीडर हैं, अहमद मसूद हैं या अमरुल्लाह साले साहब हैं, जो कि केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, अब वो उनको देखना होगा वो कहाँ पर हैं, तजिकिस्तान में हैं, कजाकिस्तान में हैं, तो इसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि अभी भी तालिबान की तरफ से और पहले भी कहा गया था, तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन कुछ बातें उसमें, ज्यादातर बातें कहा जा सकता है झूठ भी निकल के सामने आती है। लेकिन गुरमीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, नॉर्दर्न अलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को अभी भी गलत बताया गया है कि उसने पंजशीर को जीत लिया है या फिर पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले के करीबी के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं और तालिबान का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उसके बावजूद तालिबान इस तरह की बातें कर रहा है, तो क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नॉर्दर्न अलायंस के तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही है उस पर भरोसा किया जा सकता है? सर, क्या स्थिति आपको लगती है फिलहाल होगी वहां पर? नेहा जी, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है और ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि तालिबान के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। और देखिए, बड़ी बात ये है कि जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो उसके अंदर में प्रोपागेंडा और इस प्रकार के बढ़ चढ़कर अपनी बात कहने का एक अंदाजा होता है। और वो भी जब तालिबान, जिनको ट्रेन किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान तो सदा ही प्रॉक्सी, झूठ और डिनाइबिलिटी पे ही काम करता रहा है। तो अभी इस वक्त पे तालिबान के ऊपर में तालिबान के ऊपर में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, ये जो पंजशीर की लड़ाई है, ये सिर्फ गवर्नर ऑफिस की लड़ाई नहीं है। ये जो तालिबान है वो अपने साथ में गन्स लेके गए हैं, अपने साथ में कैमरा लेके गए हैं, और उनके साथ में अल कायदा है, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हैं, और मैं कहूंगा पाकिस्तान के जो एयरफोर्स और इन सब ने इकट्ठा मिलकर जो हमला किया है उनके ऊपर में। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप पंजशीर का इलाका देखेंगे तो वहां पर डिफेंडर को सदा ही एक एडवांटेज मिलता है। और ये जो पंजशीर के अंदर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है और जो नॉर्दर्न अलायंस है, इसमें देखिए बड़ी बात ये है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। इनके अंदर में पैट्रियोटिज्म, इनके नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। तो ये जो अभी तालिबान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे में काफी प्रॉक्सी का कंटेंट, काफी झूठ का कंटेंट है। इस वक्त के अंदर में जो तालिबान है, उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उनके सामने में चुनौती है सरकार बनाने की, उनके सामने चुनौती है रिकग्निशन की, उनकी गवर्नमेंट की, सरकार की, और रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट की चुनौतियां हैं। बिल्कुल, तो इस चुनौतियां सर बहुत है। और आपने जब सरकार बनाने की चुनौती की बात की तो उस फूट की भी मुझे याद आ जाती है जो कि बार बार निकल के सामने आ रही है। अशोक जी,
इससे पहले हमने देखा कि 2 बार एक बार कहा गया कि सरकार बनेगी लेकिन टाल दिया गया, फिर कहा गया सरकार बनेगी लेकिन फिर टाल दिया गया। हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ में लाया जाए। ऐसे में जो ये फूट निकल के सामने आ रही है और ये विचारधारा जो दोनों की अलग अलग है सरकार बनाने को लेकर, सर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये इसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नेहा जी, जो ये इसमें बहुत सी फूट पड़ गई है, इसीलिए अब 3 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं तालिबान को काबुल के ऊपर कब्जा किए हुए, और पूरे देश के ऊपर अब तो कब्जा हो गया है। जैसे वो पंजशीर पर भी दावा कर रहे हैं सॉरी, अब ये देखना पड़ेगा दावा कितना उनका ठीक है, सही है। कम से कम वो कैपिटल तो ऐसे लगता है जो पहुंच गए हैं, वहां पर उन्होंने अपना गवर्नर हाउस पर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया लगता है, परंतु अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो हक्कानी ग्रुप जो पाकिस्तान से डायरेक्टेड है, जो ISI से डायरेक्टेड है, इसलिए आप देख रहे हैं फैज हमीद भी वहां पर कल से बैठा हुआ है। उसने कहा कि भाई वो 1 दिन की वहां पर विजिट पर आया है, 2 दिन तो उसके हो गए हैं, और तो जितना उसने वहां पर पहुंचते ही जितना उसने एरोगेंटली वहां बात की है, जो प्रेस से उनको कहता है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो मतलब वो वहां पर जैसे किसी दूसरे देश का नुमाइंदा बनकर नहीं आया है, वो वहां पर करने आया है जो कैसे यहाँ पर सबके ऊपर दबाव डाला गया और पाकिस्तान का जो एजेंडा है वहां पर ठीक किया जाए। तो इसीलिए वहां पर उसमें सभी में पाकिस्तान चाहता है जो वहां पर जो भी सरकार बनकर आती है नेहा जी, में पूरी तरीके से जो सीनियर अफसर हैं या जो कि महत्वपूर्ण जो एरियाज हैं, जैसे इंटीरियर हुआ, डिफेंस हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, ये सब पाकिस्तान के जो हक्कानी नेटवर्क है उसके हक में आना चाहिए, जिसकी पाकिस्तान का पूरा वहां पर कंट्रोल रहना चाहिए। परंतु जो अफगानिस्तान के जो और गुट्स हैं वो चाहते हैं जो इसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाया जाए, इसमें और भी जो गुट्स हैं वहां पर उज़्बेक है, हजारा है, तजिक है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो इसीलिए ये सब प्रेशर भी वहां पड़ रहे हैं, और फिर ये जो मुल्ला बरादर हैं और मुल्ला अखुंज़ादा, उनकी वजह से भी वहां पर, क्योंकि वो उनको सबसे ऊंचा ओहदा देना चाहते हैं, पद देना चाहते हैं, अखुंज़ादा को स्पिरिचुअल लीडर का, उसके लिए भी ऑपोजिशन हो गया है। तो उनमें अपने में बहुत फूट है, और अगर ये सरकार बनने से पहले इतनी फूट है तो आप सोच सकते हैं जब सरकार बन जाती है तो वो कैसे काम कर पाएगी। बिल्कुल, चलिए इस पे भी हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। और जिस बात का जिक्र आप अशोक जी आपने किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने भी काबुल में डेरा डाल रखा है, उस मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। और आपसे मैं गुरमीत जी जानना चाहूंगी, क्योंकि इस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अशोक जी कर रहे थे, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी काबुल में डेरा डाल रखा है उन्होंने, और मतभेद को दूर कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हक्कानी ग्रुप और तालिबान के बीच भी सुलह कराने का मसला ISI ही देख रहा है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस मसले के तहत या पाकिस्तान अपना एजेंडा सेट करने की कोशिशों में जुटा हुआ है? देखिए जी, ये जो DG ISI गए हैं काबुल, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किसी भी देश के इंटेलिजेंस हेड को वहां जाने की क्या जरूरत है इस वक्त के अंदर में। तो ऑब्वियसली वो दखल देने के लिए गए हैं, इंटरफेरेंस के लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान है, उनको सरकार बनाने में, उसका गठन करने में मुश्किल हो रही है, और उसी के अंदर में ये अपना दखल देने के लिए गए हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा रिवर्स हुआ है, जो उनकी प्लानिंग थी वो नहीं हुआ है, क्योंकि जब गए हैं तो एक रात पहले की बात है कि वहां सेलिब्रेटरी फायर हुआ, और सुना नहीं है कभी कि सेलिब्रेटरी फायर हुआ हो और 17 मरे हैं और 42 इंजर्ड हुए हैं। ये लड़ाई किसके बीच में हुई है? उसके अलावा जो पंजशीर के अंदर में पाकिस्तान के कमांडोज गए हैं, उनकी एयरफोर्स गई है, उन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर में वहां पर इंटरफेरेंस किया है। देखिए, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है, वो सोचते हैं कि तालिबान हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो सोचते हैं ये तालिबान के गार्जियन हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है वो ये है कि अफगानिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक स्पेस है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। डेप्थ तो इतनी ज्यादा कर दी कि वहां पंजशीर के अंदर में वो लड़ने के लिए पहुंच गए। आपको याद होगा कि तब तालिबान ऑफेंसिव हो रहा था, उस वक्त में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अफगानिस्तान के NSA ने कहा था कि देखिए,
ये इम्पोज वॉर है, जी। ये एक प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान का, ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान का DGISA का वहां जाना एक एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। और लगता है ऐसा भी है कि उन्होंने कहा है कि वो गए हैं इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए। उनकी खुद की इकोनॉमी तो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, तो कौन सी इकोनॉमी के लिए गए हैं और क्या इकोनॉमी में मदद कर सकते हैं? लगता है चीन ने उनको बोला होगा कि जाओ और हमारी बात करो, क्योंकि जो इकोनॉमी का इंटरफेरेंस, इकोनॉमी का कोर्जन, जो लोन जी। डेप्थ की पॉलिसी रही है वो तो जी। चीन की रही है। तो लगता है ये सब काम करने के लिए DGIS गए, लेकिन पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान किस प्रकार से दूसरे देश के अंदर में जाकर इंटरफेरेंस कर रहा है, दखल दे रहा है, और जो लड़ाई है, उनकी जो संकट है, उनकी जो ट्रेजेडी, क्राइसिस और क्योस है, उसको और किस प्रकार से बढ़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, जाहिर तौर पर इस पर भी नजर आनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं, ये खबर निकल के सामने आई है। और अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के मद्देनजर PM मोदी की यात्रा कितनी अहम मानी जाए? देखिए, बहुत अहम है, क्योंकि ये उनका पहला फेस टू फेस मीटिंग होगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। वो जाएंगे वहां पर, ऐसा सुनने में आया है, ऐसे खबरें आई हैं, जो वॉशिंगटन जाएंगे 23-24 सितंबर को। और फिर जो पहली क्वाड मीटिंग है फेस टू फेस, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं, उनकी भी मुलाकात होगी। तो ये सभी जो देश हैं, अमेरिका भी इसको बहुत ही पैनी नजरों से देख रहा है, क्योंकि आतंकवाद तो उसके लिए अभी वो मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि वहां पर इस्लामिक स्टेट हो, अल कायदा हो, ऐसे सारे जो आतंकी गुट हैं वो अफगानिस्तान में अभी भी सक्रिय हैं। और इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि कहीं अफगानिस्तान आगे चलते हुए अगले समय में कहीं एक आतंक का गढ़ नहीं बन जाए। जी, और जी। जो भी यहाँ से पाकिस्तान से भी जो आतंकी गुट हैं, जैसे लश्कर है, जैश है और सब है, वो यहाँ पर आकर अफगानिस्तान में आकर अपने कैंप बना लें। ये तो सर एक बड़ा विषय है ही, साथ ही साथ चीन पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताएं क्या? जी बिल्कुल, चीन पर बात होगी। जैसे मैंने कहा, क्वाड है, अगर क्वाड की मुलाकात होती है, जैसा कि ये होना बिल्कुल ही समझा जा रहा है, वही राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी जो पहली मुलाकात हुई थी उनकी 12 मार्च को वर्चुअल मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था इस साल में मैं एक इन पर्सन फेस टू फेस मीटिंग करना चाहता हूँ। और क्वाड का सबसे ऊपर मुद्दा जो है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, और वो है चीन के विरुद्ध कैसे चीन जहाज जैसे साउथ चाइना सी में अपना इतना वर्चस्व बढ़ा रहा है, अपना आधिपत्य उसने ज्यादा कर लिया है और इसको बिल्कुल अपना जैसे चाइनीज लेक समझता है, तो उसके बारे में यकीनन बातचीत होगी। और चीन के साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल गुरमीत जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल अफगानिस्तान में हम देख पा रहे हैं, इसके मद्देनजर सर ये चीन और पाकिस्तान इतने शांत क्यों हैं? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए जी, ये जो चीन और पाकिस्तान है, इनकी जो कोलिसिवनेस, नापाक गठबंधन है, ये इसको पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस प्रकार दोनों ने ही तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में जो हिस्सा लिया। और सबसे दुख वाली बात यह है कि इतना बड़ा देश, 1.4 बिलियन का देश, अपने आप को इतनी बड़ी ताकत समझता है, सुपर पावर समझता है, लेकिन उसने किया क्या है? उसने टेररिज्म का साथ दिया है, उसने रेडिकलेशन का साथ दिया है। जो अभी अफगानिस्तान के अंदर में संकट है, उसका एक कारण बन गया है। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चुनौती की बात है। और ये भी बहुत दुख की बात है कि जब तालिबान ऑफेंसिव था, उसके अंदर में 13 से भी ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ थे, और इन सब के साथ में चाइना मिला हुआ है। चाइना को तो दुनिया ने देख ही लिया है कि कोविड-19 कहां से शुरू हुआ था, और आज के दिन में जो 45.5 लाख लोग मरे हैं उसके कारण कोविड-19 है। और अभी उसके एकदम इमीडिएटली बाद वो टेररिज्म का हाथ पकड़ता है। पहले तो वो मसूद अजहर को डिफेंड करता था इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर में, लेकिन अभी तो पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा हुआ है। और चाइना की एक्साइटमेंट देखिए आप, कि वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर दूं। देखिए, ये पक्की बात है कि चाइना वहां गया है एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक मौका के लिए। वो गया है वहां पैसे बनाने के लिए, बिजनेस के लिए। उसकी नजर है वहां की माइंस के ऊपर में, खनिज के ऊपर में। और उसका डर भी है कि जो सिंजियांग के अंदर में जो वहां पर जो टेररिस्ट है वो,
और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सिर्फ अपनी एक सेल्फिश रिक्वायरमेंट के लिए गया है, लेकिन उसने साथ दिया है टेररिज्म का, बिल्कुल उसने साथ दिया है रेडिकलाइजेशन का। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा अशोक जी आपसे है सर, सवाल इस बात को लेकर है सर, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें हालात को, अफगानिस्तान के हालात को और उसके ऊपर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की नीतियों को, सर भारत को अब इस हालात में किस तरह की डिप्लोमेसी की जरूरत है, अपनानी चाहिए, और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं क्या सही है? मेरे विचार से जो इस ट्रैक पर हम चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो भी यहाँ के रीजनल प्लेयर्स हैं, पार्टनर्स हैं, चाहे रूस है, चाहे ईरान है, या मध्य एशिया के देश है, या कतार है, जो वहां पर एक्टिव प्लेयर्स हैं, वो एक्टिव और थोड़े पॉजिटिव प्लेयर्स हैं, उनके साथ हम अपने जो संबंध हैं उनको बिल्कुल ही अच्छा बनाए हुए हैं, उनसे बिल्कुल संपर्क में है, मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। आपको मालूम है जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की भी अभी 45 मिनट की बात हुई थी और उन्होंने अफगानिस्तान पर बातचीत की थी। और दूसरा है जो हमारा लिमिटेड एंगेजमेंट तालिबान के साथ भी शुरू हो गया है, और तालिबान ने अभी तक जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक कही हैं। वो हमारी रीअश्योरिंग की है, जो उन्होंने कहा कश्मीर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है जो हमारे वहां पर भारतीय रहते हैं और जो और लोग हैं उनको भारत पहुंचाने में वो पूरी हमारी सहायता करेंगे। जो कुछ वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और अभी आप ही के न्यूज चैनल में आपने बताया जो सुहेल शाहीन, जो उनके वो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं, जिनको कहा गया था, जो उन्होंने पहले कहा है जो हम कश्मीर में जहां भी कोई भी मुसलमानों का मुद्दा होगा उसको हम उठाएंगे, कश्मीर में भी उठाएंगे। तो उन्होंने कहा जो मेरा जो ये बयान का पेश किया गया है, मतलब उन्होंने भी वही कहा जो शेर स्तानिकजाई ने कहा था और वही जो अनास हक्कानी ने कहा था, जो हम कश्मीर से हमारा कुछ लेना नहीं है। देखिए नेहा जी, हमको याद रखना ये कहने वाली बातें हैं, अभी हमने कहीं सुनी है। अब वो क्या करते हैं इसके ऊपर वो भी हमें नजर रखना पड़ेगा और अपने को पूरे तरीके से हमें चौकन्ना रखना पड़ेगा। और इस बात को भी ध्यान रखना होगा सर, क्योंकि अभी तो उनको बहुत चीजों की जरूरत है और अभी से इस तरह के बयान आएंगे तो जाहिर तौर पर तमाम और जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाएंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि अगर तालिबान की सरकार पूरी तरह से बनती है और गलत इरादों से बनती है तो आतंकवाद वहां पर पनपेगा और जबरदस्त तरीके से पनपेगा, और न सिर्फ भारत बल्कि तमाम और देशों को भी इससे खतरा होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।